सुप्रभात। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चूंकि इस समय चुनाव का माहौल है, लोगों की निगाहें बंगाल से बाहर जाने में चूक रही हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां सब लोग इस देश के देखना चाहते हैं कि वहां के चुनाव परिणाम कैसे होते हैं, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा उत्सुकता अगर किसी की है तो गांधी परिवार की है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में होड़ लग गई है। लग रहा है जैसे बस चुनाव परिणाम घोषित हो 4 मई को और वहां 7 मई को वो शपथ ले लें। कौन सा राज्य? केरल। लेकिन जब हम अभय जी से उनके आंकड़ों की भाषा में इसको समझते हैं तो कुछ और बात दिखाई देती है। चलिए पहले अभय जी का स्वागत कर लेते हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। धन्यवाद सतीश। में जिस तरह से गांधी परिवार इस बार सफलता हासिल करने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बाकी सब जगह तो कुछ दिख नहीं रहा। बंगाल में वो जीरो है, तमिलनाडु में वो किसी तरह से डीएमके की फेंकी गई सीटों के सहारे अपने आप को सांस लेने की कोशिश करती दिख रही है। असम में तो गायब ही हो गई है, क्योंकि वहां के हिंदू नेता सब कुछ छोड़ छोड़ के चले गए हैं। अब जो कांग्रेस को केरल में सफलता मिलने वाली है, वो आपको कैसे दिख रही है? जी देखिए धीरेन्द्र पुंडीर साहब, ऐसा है कि केरल से बाहर, खासकर दिल्ली और केरल से बाहर के जो विद्वान पत्रकार गण है या बड़े बड़े मतलब जो सेफोलॉजिस्ट है या अपने आप को जो मीडिया मैनेजर मानते हैं कि हम जो बोल देंगे वही बात लोग मान लेगा, उसी के अनुसार बात चलने लगेगा, एक बहुत बड़े वर्ग है भारत की मीडिया में। इंटेलेक्चुअल का एक ऐसा वर्ग है, वो उनको ऐसा फेथ रहता है कि हम जो बोल देंगे वो तो जनता मान ही लेगी। और वो लोग दिल्ली में बैठ करके उनको ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण या कुछ अन्य एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के एलडीएफ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, या वहां पर हर मतलब 2021 तक, 1982 से 2021 तक इलेक्शन सरकार का अदल बदल था, तो उस आधार पर वहां पर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। लेकिन उन विद्वानों को पर मुझे थोड़ा सा शक है, थोड़ा नहीं पूरा पूरा शक है, कि अगर हम ग्राउंड लेवल रियलिटी को चेक करें, ग्राउंड लेवल रियलिटी को, तो वहां की स्थिति बिल्कुल इतर है। और वहां पर एलडीएफ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पिनराई विजयन के नेतृत्व में वहां एलडीएफ तीसरी बार सरकार बनाने के नेतृत्व के लिए जा रही है। और कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे रहेगी। कांग्रेस पार्टी का 38 सीट था 2011 में, 23 सीट था 2016 में, 21 सीट था 2021 में। और मैं तो मान रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस अभी काम कर रही है और अभी के जो पॉलिटिकल हालात है, बहुत ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं आ जाता है, तो देखिएगा कांग्रेस पार्टी 15 से 25 के बीच में रहेगी। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात रही, कांग्रेस पार्टी की सीटें कम न हो जाए, मुझे इसका भी अनुमान है। तो खैर देखिए आगे क्या होता है। लेकिन बुद्धिजीवी लोगों की बात पर अगर न जाया जाए तो मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पिनराई विजयन की सरकार फिर से बनेगी। और कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव इलेक्शन जीतने के लिए फाइट ही नहीं कर रही है। मैं एक बात और भी जोड़ दूं कि वहां पर जो मुख्यमंत्री का पद जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, शशि थरूर वर्सेस पिनराई विजयन, शशि थरूर वर्सेस केसी वेणुगोपाल वर्सेस वी डी सतीशन, वह इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद इन नेताओं पर हार का ठिकरा फोड़ा जाएगा कि आप लोग आपस में लड़के चुनाव हरवा दिए हो। इसमें गांधी परिवार का कोई रोल नहीं है। इसी के लिए वहां हल्ला हो रहा है और गांधी परिवार चुपचाप बैठ करके देख रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी चुपचाप बैठ कर वहां का तमाशा देख रहे हैं कि चलो इन लोगों को तमाशा करने दो। जब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगी और पिनराई विजयन की सरकार तीसरी बार जब बन जाएगी, तब हम इन्हीं नेताओं को दोषी ठहराएंगे, इन्हीं के नेताओं के सर पर सेरा बढ़ेंगे। सेरा तो खैर थोड़ा पॉजिटिव वर्ड हो गया, इन्हीं के सर पर फोड़ेंगे कि भैया आप ही लोग लड़के हमको भी चुनाव हरवा दिए। जी पुनीत साहब, तो ऐसा आपको लग क्यों रहा है? क्योंकि पंचायत चुनाव और उसमें तो कांग्रेस ने पूरा सफाया कर दिया था और एलडीएफ का पूरा आप देखिए वहां बिल्कुल सफाया हुआ। और बीजेपी भी कोई इतनी ताकत में तो दिख नहीं रही है। हालांकि बीजेपी के लोग पहले जरूर बहुत उत्साहित दिख रहे थे। आपने पिछली बार भी देखा, होम मिनिस्टर बार बार जा रहे थे। इस बार होम मिनिस्टर थोड़ा सा कम गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो पूरी ताकत के साथ है और चूंकि भाई प्रियंका वाड्रा वहां से जीती हुई है वायनाड से,
और राहुल गांधी वहां से जीते हुए हैं और उनकी पूरी ताकत लगी हुई है। आप कह रहे हो कि नहीं है, आपका कारण क्या है? लोगों को, दर्शकों को यकीन तो आए, आप किस आधार पर ये सब कह रहे हैं? जरा दर्शकों के साथ अपनी ये लाइन साझा तो कीजिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा और अभी करूंगा। देखिए ऐसा है धीरज पुंडीर साहब कि पहले तो मैं वोट बेस पर आता हूँ, फिर मैं आगे की बात करूंगा। क्रिश्चियंस आर द बेस वोट बैंक ऑफ द कांग्रेस पार्टी केरल। केरल में क्रिश्चियन कांग्रेस पार्टी के बेस वोट है। कांग्रेस पार्टी का या यूडीएफ का वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन बेस वोट है। मुस्लिम ड्यू टू आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और कांग्रेस का क्रिश्चियन के कारण। और क्रिश्चियन वर्ग जो है वह सिर्फ केरल में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस से अपने आप को किनारे कर रहा है। कैसे? मेघालय में 75% क्रिश्चियन है। मेघालय में 75% क्रिश्चियन है और वहां के विधानसभा में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। यहां तक मैं धीरज पुंडीर जी आपको बता दूं कि विगत जब 2023 में मेघालय में असेंबली पोल हुआ था, कांग्रेस से 5 विधायक वह जीते थे, लेकिन विद इन ए ईयर 5 विधायक ने कांग्रेस छोड़ करके वहां का जो सत्ताधारी पार्टी है एनपीपी उसमें शामिल हो गए। नागालैंड में 88% क्रिश्चियन है, 88%, मेरे आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा, और 60 असेंबली सीट में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। मणिपुर में 42% है मतलब क्रिश्चियन, और 60 सदस्यीय विधानसभा में 5 कांग्रेस के विधायक है। मिजोरम में 88% है क्रिश्चियन और 40 मेंबर असेंबली में वहां एक विधायक है कांग्रेस पार्टी के। अरुणाचल प्रदेश में 1/3 जो जनसंख्या है वह है क्रिश्चियन का और वह 60 सदस्य विधानसभा में एक कांग्रेस पार्टी का है। गोवा जो इंपॉर्टेंट स्टेट है, या गोवा जो इस इलाके में है, नॉर्थ ईस्ट से बाहर है जनरली, 1/4 वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। और वहां पर कांग्रेस पार्टी का जरूर 11 एमएलए जीत करके आया था, 11 एमएलए जरूर जीत करके आया था, लेकिन 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहने का अर्थ है कि क्रिश्चियन जो उसका बुक बेस वोट है वह कांग्रेस के साथ अब मजबूती से है ही नहीं। और मैं एक बात और आपसे साथ बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो अभी का जो असेंबली पोल जो 5 स्टेट का, 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी का हो रहा है जी, कांग्रेस बीजेपी का ध्यान जो है 3-4 स्टेट में सिमट गया है कि वेस्ट बंगाल जीत रहा है, असम में डिवाइड, असम को फिर से प्राप्त करना है, वेस्ट बंगाल को जीत रहा है, और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ हमको अच्छा करना है, मतलब सरकार बनाना है। और इस बीच में कांग्रेस बीजेपी के बीच से केरल बहुत इसमें चला गया है, पीछे चला गया है। और जब पीछे चला गया है तो इस कारण से वहां पर अदरवाइज अगर बीजेपी अच्छे से फाइट करती, क्रिश्चियन वर्ग जैसे पूरे देश में कांग्रेस से पर किनारा कर रहा है, अगर बीजेपी पॉलिसी लेके जाती, अच्छे से काम करती, पूरी ढंग से काम करती, तो क्रिश्चियन वर्ग का बीजेपी को वोट मिलता और बीजेपी और एलडीएफ में लड़ाई होती। कांग्रेस पार्टी जिस तरह देश के कई राज्यों में तीसरे पदार पर चली गई है, बीजेपी अगर फाइट करती, मैं त्रिपुरा का 2018 का बात करना चाहूंगा और 2021 का पश्चिम बंगाल का बात करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2016 से 2021 तक, मतलब पिछले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 44 विधायक थे और कांग्रेस पार्टी वाली मेन ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन 21 के विधानसभा में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं आया, एक भी एमएलए नहीं आया। और मैं बताऊं कि मतलब त्रिपुरा कांग्रेस पार्टी को मतलब कांग्रेस पार्टी विथ मतलब 10-12 एमएलए, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाली मेन ऑपोजिशन बिटवीन 2013 टू 2018। लेकिन 2018 में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं जीत करके आया, मेन ऑपोजिशन से पार्टी है नो एमएलए। तो कहने का अर्थ धीरज पुंडीर साहब यह है कि बीजेपी अगर मजबूती से काम करती, अगर जो उसने नहीं किया है, जो उसने किया ही नहीं है, बीजेपी प्रायोरिटी लिस्ट में, अगर मैं जो बीजेपी के जो तैयारी को देख रहा हूँ तो बीजेपी का केरला में चुनाव जीतने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी इस बार अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही, जैसे 2021 में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में मजबूत करके अब सरकार बनाने के लिए फाइट करने जा रही है। वही बीजेपी का पॉलिसी है कि इस बार मुझे वहां अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है केरल में, और अगले इलेक्शन में फिर मैं सरकार बनाने के लिए फाइट करूंगा। तो इस बीच में जब बीजेपी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, केवल एक अच्छे की भाई पार्टिसिपेंट के तौर पर है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेस है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है धीरज पुंडीर जी
जिससे कहा जा सके कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए फाइट कर रही है। कांग्रेस पार्टी केवल एक पार्टिसिपेंट के तौर पर चुनाव लड़ रही है, और उसका है कि भैया जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो यही शशि थरूर की तीन चार नेताओं को नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार इस राज्य के प्रति बहुत समर्पित है। उनको लगता है कि ये उनके लिए बहुत है। आप कह रहे हो कि नहीं, लेफ्ट जीत जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी तो खुद वहां से वायनाड से एमपी है। आप इस बात को क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? सुनिए धीरेन्द्र पुडीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समर्पित है, लेकिन उनका समर्पण काफी लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? ओनली फॉर लोकसभा इलेक्शन, ओनली फॉर लोकसभा इलेक्शन के लिए उनका लिमिटेशन है कि भैया लोकसभा में वायनाड सीट से मेरा मतलब मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव जीतता रहे, और वहां से 17, 18, 20 लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें 17, 18, 19, 20 सीट हमारे पार्टी को मिल जाए, यही उनका मेन फोकस है। विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई फोकस नहीं है। इनके जो आखिरी जो चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, जो उनका ओबेन चांडी साहब जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, धीरेन्द्र पुडीर जी, उनके निधन के बाद से सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का स्टेट के पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया है। अगर वो जीवित रहते तो सोनिया गांधी को होता कि मेरे बहुत क्लोज है, चलो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास किया जाए। लेकिन आज के डेट में केरल के पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मतलब कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का नहीं, सोनिया गांधी परिवार के लिए कोई ऐसा विश्वस्त है ही नहीं जो कि इसके लिए इलेक्शन फाइट करे। इनका यह है कि भैया मेरा बेटा चुनाव जीतता रहे, और मेरा परिवार का कोई बेटा बेटी कोई एक मेरा संतान चुनाव जीतता रहे, और 17, 18 लोकसभा की सीटें जो हमको मिलती रहे। विगत 2 लोकसभा चुनाव में 2019 और 2024 में कांग्रेस पार्टी किसी राज्य से सबसे ज्यादा सीटें जीती है, वेस्ट केरला, और वहां से कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक सीटें जीत रही है। तो कांग्रेस गांधी परिवार का जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो रहा है, यही उनके लिए सब कुछ, ये उनके लिए सब कुछ है। और एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति शशि थरूर का अगर नाम ले रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए, तो मेरा यह कहना है कि शशि थरूर तो गांधी परिवार के कतई करीबी नहीं है। उन्होंने गांधी परिवार को पार्टी अध्यक्ष के इलेक्शन में उनके लिए किया था कि नहीं भैया, उनके कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने अपना कंटेस्ट किया था। तो कहने का अर्थ यह है धीरेन्द्र पुडीर जी कि शशि थरूर को बाद में इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी जो कि हारेगी, अगर हारती है, और जो मैं तो कह रहा हूँ कि हार चुकी है, इलेक्शन हार इसलिए रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए फाइट ही नहीं कर रही है। और अगर इसको भी तहकीकात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा मतलब कि इलेक्शन नहीं जीतना चाह रही है, क्यों ऐसा कर रही है, तो उसके लिए मुझे मेरे पास अपना एक थ्योरी है, मेरे पास अपना एनालिसिस है, जो मैं आपके मार्फत ये रखना चाहूंगा कि देखिए, जब 2019 में कांग्रेस राहुल गांधी को लगा कि अब उनके लिए उत्तर प्रदेश का सीट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अमेठी सीट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने रातों रात भाग करके आए मतलब यहाँ पर केरल में। तो उसके बाद क्या हुआ धीरेन्द्र पुडीर जी, जब वो केरल में आए हैं, तो उस समय मैं अपने पॉलिटिकल इसके आधार पर बता रहा हूं कि उस समय एक प्रकार का एक मतलब सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पिनराई विजयन और सोनिया गांधी कि भैया आप मेरे को विधानसभा चुनाव जब होगा तो कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ को इलेक्शन कंटेस्ट पूरा करके मुझे चीफ मिनिस्टर बनाए रखी दीजिएगा, और लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो मैं यही आपको निश्चित प्रोटेक्ट करूंगा कि आपके संतान को मतलब वायनाड से मैं जितवा दूंगा, और आपको मैक्सिमम 20 सीट में मैक्सिमम सीट मेरी तरफ से जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 में 60 ऐसी असेंबली सीट थी धीरेन्द्र पुडीर जी जिस पर कांग्रेस पार्टी लीड लिया था लोकसभा चुनाव में। उन सीटों पर एलडीएफ के कैंडिडेट जीते हैं 2021 में। यह कैसे हो गया भाई? मतलब 140 सदस्यीय विधानसभा में 43%, लगभग आधा सीट पर इधर से उधर अदल बदल हो जाए, ऐसा तो कतई नहीं होता है। मैं भी राजनीति को बहुत करीब से देखता हूँ। हाँ, 10-15 कुछ सीटें ऐसी होती है जो लोकसभा में इधर गया, विधानसभा में उधर गया, लेकिन आधी की आधी सीटें इधर का उधर चला जाए, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा केरल के अलावा। तो मेरा तो ये मानना है कि एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग जो पिनराई विजयन और सोनिया गांधी के बीच में है कि भैया आप हमको मतलब जब विधानसभा का चुनाव आवे तो यूडीएफ कम्युनिस्ट से चुनाव लड़ जाएगी और आप हमको मतलब मुख्यमंत्री बने रही न दीजिएगा, और जब इलेक्शन आएगा लोकसभा का तो मैं रेसिप्रोकेट करके लोकसभा में आपके बेटा को, सरकार को जितवा दूंगा, बेटा बेटी कोई भी हो, और आपके पार्टी को जितवा दूंगा।
और इसमें क्या है कि पिनराई विजयन को है कि अपने दामाद जो उनके है, उनके जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है स्टेट में, उनको मुख्यमंत्री बनवाना है। पिनराई विजयन का अब जो पूरा फोकस इसी पर सीमित हो गया है, अटक गया है, एक ही जगह पर हो गया है। अब समझिए पुनीर साहब कि आपने कब देखा है कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी माकपा का नेता अपने बेटा या बेटी को या अपने दामाद को या परिवार के लोगों को कब आगे बढ़ाया है? मैंने सिर्फ एक बार देखा है कि वृंदा करात और प्रकाश करात, मतलब वो पार्टी के अंदर भी एक साथ काम किए, दोनों मैंने इसमें काम किया है। अदरवाइज मुझे खोजने पर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो भाकपा या मतलब उस टीम का है, जो कि मतलब एक साथ एक मंत्रिमंडल में काम कर रहा है। लेकिन पिनराई विजयन का दामाद फर्स्ट टाइम का एमएलए, फर्स्ट टाइमर एमएलए जो है उनका, वह जो है फर्स्ट टाइमर एमएलए जो है उनका दामाद, उसको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उन्होंने बना के रखा है। तो यह मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी का कहा वहां चला गया कि नहीं मुझे परिवार को आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे इसको नहीं बढ़ाना है, वो कहाँ उनका चला गया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, उनका जो दामाद जिस सीट उनका दामाद, एक मिनट, उनका जो दामाद जिस सीट पर का विधायक है, बेपोर 37 नंबर की सीट है, BYPO या RE, मतलब बेपोर यह सीट पर या तो पिनराई विजयन है, उनके जो दामाद है वो एमएलए है। तो मैं बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे थी, 24 में कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन बीच वाला जो सीट हुआ वो जीत गया। तो कैसे हो जाता है भाई कि उसी सीट पर 19 में कांग्रेस जीत रही है, 24 में वो जीत रही है, बीच वाला जो इलेक्शन असेंबली वाला हो रहा है कोई और चीज जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है? मुझे इसका जवाब चाहिए और मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, एक बात आप बताइए कि जो IUML है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि LDF जीते बहुत जबरदस्त तरीके से। और LDF ने कुछ समय से हिंदू वोटर्स जो खोए थे बीजेपी को, अब वो वापस लेने की कोशिश कर रही, चाहे सबरीमाला पे उसने अपना स्टैंड बदला है, तमाम चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो IUML पार्टी से बहुत उम्मीद है, IUML को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है। तो मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को मिलता है, मुस्लिम और जो कम्युनिस्ट वोट है वो दोनों ही तो इसकी ताकत थी। लेकिन और एंटी इनकम्बेंसी है पिनराई विजयन के खिलाफ, काफी सारे सबरीमाला सोना चोरी मामला हो, घी मामला हो, बहुत सारे हैं। इतना एंटी इनकम्बेंसी के बाद, और चूंकि बीजेपी वहां अभी 19% जो वोट उसको मिला था लोकसभा के समय में, उससे पहले वो 13-14% पे थी, लेकिन कोई सीट उसके पास नहीं थी। एक सीट उन्होंने कभी नेमम की जीती थी, इस बार उनको उम्मीद है वो 3-4 सीटें जीतेंगे और 10-15 पर नंबर 2 रहेंगे, ऐसा मतलब जो डाटा आ रहा है, क्योंकि कुछ भी हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है। तो बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी इस बात का कोई जो गणित है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो मुस्लिम है 24%, वो एक तरफा कांग्रेस का वोटर है। जो 18% क्रिश्चियन है, उनमें से कुछ मुबन्नम वाले मामले पर, वक्फ वाले मामले पर और लव जिहाद पे उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया था, लेकिन वो सीपीएम का तो नहीं करते हैं। और आप कह रहे हैं कि सीपीएम आएगी, तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। और मुस्लिम वोटर्स जो है वो तो कांग्रेस का बहुत सॉलिड वोटर है ना। देखिए, वहां के पर्यटन मंत्री और दामाद और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पर्यटन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और उनके दामाद मोहम्मद रियास, तो ही जब मुस्लिम, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी बात कर रहा हूँ एक मतलब देश हित में या देश के बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही बात कर रहा हूँ, उसके बाहर में बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है धीरेन्द्र पुनीर जी की एक 2021 असेंबली पोल के पहले केरल में बहुत बड़ी एक बात हुई थी कि इनकी बेटी बीदा और मोहम्मद रियाज, जो कि इन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता थे या इन्हीं के पार्टी के लिए काम करते थे, दोनों के बीच में एक प्रकार की हो गई थी कि दे विल गो गेट मैरिड, कि इन दोनों की इस तरह से ये होगी। लेकिन उस शादी को 1 साल रोक करके रखा गया कि इलेक्शन के जस्ट पहले करवाया गया। 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले मोहम्मद रियाज के साथ इनकी बेटी की शादी करवाई गई, जबकि वो शादी 3-4 साल पहले से फिक्स था कि शादी हो रही है, लेकिन शादी को रोक के रखा गया। क्यों रोक के रखा गया भगवान जाने। पहली बार मैंने देखा
कि भारत के लीडिंग अखबार में, कहिएगा तो मैं उसके लिए अखबार का ये भी बता सकता हूँ, लीडिंग अखबार में फोटो छापा गया, शादी होते हुए फोटो छापा गया कि यह शादी हो रहा है। तो और वह इलेक्शन के जस्ट पहले कराया गया, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कोई भी ओकेजन पर आज तक पहले कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ज्योति बसु हुए, बुद्धदेव भट्टाचार्य हुए, मानिक सरकार हुए, कई एक मुख्यमंत्री हुए, किसी ने भी अपने प्राइवेट लाइफ को बाहर ऐसे नहीं दिखाया और बाहर लोगों को शो नहीं होने दिया। लेकिन फिर रही दीजिए साहब 2021 के असेंबली पोल के पहले शादी हुई, पूरे अखबार में फोटो आया, हिंदू अखबार में फोटो आया, चलिए मैं नाम ही बता, हिंदू अखबार में फोटो आया शादी का, सब कुछ का। तो कहने का अर्थ है क्या, इलेक्शन के पहले इसलिए किया गया था कि मुसलमान वर्ग को एक मैसेज देना था कि भैया आप IUML को वोट के बजाय आप मेरे तरह ही वोटा। और 2021 में फिर इनकी सरकार बाउंस बैक की, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुस्लिम वर्ग का भी एक सेक्शन इनको वोट किया था। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ने इनको गो ओवर तो दे ही दिया, वाक ओवर दे दिया कि ठीक है चले जाओ, लेकिन एक मुस्लिम वर्ग का भी एक वोट जो कि IUML के लिए डेडिकेटेड था, UDF के लिए डेडिकेटेड था, उसने भी इनको वोट किया, क्योंकि वह शादी हुई, एक जो शादी हुई इनकी बेटी की है पर्सन ये मुस्लिम। तो इस कारण से भी एक प्रकार का एक बात आया। और अभी मैं बता रहा हूं कि अब आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस पार्टी स्ट्रांगली इलेक्शन नहीं फाइट कर रही है। उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि विगत इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 93 सीट चुनाव लड़ी और 21 सीट जीती है। कांग्रेस पार्टी 93 सीट पर चुनाव लड़के 21 सीट जीतती है और IUML 25 सीट लड़के 15 सीट जीतती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी सीरियस होती चुनाव जीतने के लिए, तो कहती भैया मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है, आप कुछ और सीट ले लो और हमको तो सरकार बनानी है, तो भैया हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चाहिए था खुद ब खुद कि अब मेरी स्थिति उतनी अच्छी रह नहीं गई है, आप ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ो, आप सीट जीत करके ले आओ, फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी प्रयास करे कि अधिक से अधिक सीट ले। और कांग्रेस पार्टी का कोई, अगर आप राहुल गांधी को देखें, सोनिया गांधी को देखें, प्रियंका को देखें, तो किसी का भी उधर ध्यान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जा रहा है, केवल एक खाना पूर्ति किया जा रहा है। केवल कांग्रेस पार्टी में तो यहां तक बता रहा हूँ की और कोई प्रोसेस का हिस्सा बन रही है। केरल में विधानसभा चुनाव है तो और कोई प्रोसेस का हिस्सा बन रही है कि भैया चलो कि हम लोग और कोई प्रोसेस का हिस्सा हम लोग है कि भैया हम लोग चुनाव स्ट्रॉन्गली फाइट दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कोई इसमें हकीकत नहीं है। और आप देखिएगा कि आज के डेट में जो कांग्रेस की वस्तुस्थिति और आज वाली जो पॉलिटिकल वहां सिनेरियो है, अगर कोई बहुत बड़ा कोई वहां हादसा नहीं हो जाता है, कोई बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इशू नहीं डेवलप हो जाता है, तो देखिएगा पिनराई विजयन बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के काम कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरी सरकार तीसरी बार आ रही है और कांग्रेस पार्टी को पता है कि मैं तीसरी बार ऑपोजिशन में बैठने जा रहा हूँ। बस कांग्रेस पार्टी बीजेपी मेन ऑपोजिशन में पार्टी बन जाए, इसके लिए इनका रास्ता रोकने के लिए एक्टिविटी कर रही है। या तो यहाँ तक कहूंगा कि बीजेपी को मेन ऑपोजिशन पार्टी से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का बने ये स्टेप आ रहा है। तो इस ढंग से है तो कांग्रेस पार्टी तो मुझे किसी से लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा किया है इलेक्शन की पर कि भैया हमको ऐसा काम करना है। जैसे अब मैं बताता हूँ, बीजेपी का आप स्टेप देखिए कि वेस्ट बंगाल में क्या कर रही है। वेस्ट बंगाल ने सुवेंदु अधिकारी को पहले ही ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया। इसको कहते हैं इलेक्शन फाइट करना, जीते या हारे रिजल्ट बताएगा। लेकिन बीजेपी ने कैसे मोर्चाबंदी की है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है वहां, कांग्रेस पार्टी ने वहां क्या किया है कि आप बोल रहे हैं। अगर आप बोलिए कि नहीं, अगर उनके दामाद के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया हो, उनके दामाद के खिलाफ स्ट्रॉन्ग इलेक्शन फाइट करने की बात कर रहा हो, जैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी को बांध दिया कि अब आपको भवानीपुर से बाहर जाना ही नहीं चुनाव प्रचार करने। ममता बनर्जी से कल भी मैं आपके चैनल पर ही बोल रहा था कि 25% टाइम ममता बनर्जी भवानीपुर में, लगभग 25% टाइम भवानीपुर में ही देगी। तो अगर कांग्रेस पार्टी स्ट्रॉन्गली फाइट करती तो पिनराई विजयन के क्षेत्र में जाके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देती, उनको घेरने का प्रयास करती कि भैया कैसे उनको घेर करके उनका मतलब पूरे स्टेट में ना हो कि अपने ही सीटों को घेर लिया जाए। तो इधर की बहुत सारी बातें वीरेंद्र पुडीर साहब जिसको कि लेके कहा जा सकता है, जिसको कि लेकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी हाईली सीरियस रिगार्डिंग केरल में कांग्रेस पार्टी दिखावा की फाइट कर रही है और एक अंडरस्टैंडिंग से फाइट कर रही है, पछताई फाइट कर रही है, मैंने अपने आप को मजबूत दिखा करके एक मतलब लोगों के दिमाग को मतलब मोटिवेट करने का प्रयास कर रही है। जी पुडीर साहब। लेकिन बीजेपी ऐसे समय में फेवरेबल जगह पर
दोनों चुनाव लड़ते हुए कमजोर दिख रही है, जबकि बीजेपी तो तिरुवनंतपुरम का वो भी जीती है और पिछली बार बड़ी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि केरल भी जीतना बीजेपी का सपना ही है। उन्होंने राजीव चंद्रशेखर को उतारा है, उन्होंने सुरेंद्रन को उतारा है, उन्होंने एंटनी के बेटे को उतारा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को उतारा है चुनाव में। वो तो सब बड़े नाम उतार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब वो जीतने की स्थिति में नहीं है। वो तो मतलब ये तक कहा जा रहा है कि वो 20 से 25% तक तो वोट शेयर लेंगे ही लेंगे। आपको क्या लगता है? और दूसरा, क्या कांग्रेस के ऊपर कोई दबाव है मुस्लिम लीग का? या चूंकि देखिए असम की इंचार्ज बन गई हैं प्रियंका गांधी, असम जा रही हैं, लेकिन जो उनकी लोकसभा सीट है जहां से उनका भाई जीते, वो खुद जीती, वहां उन्होंने कितनी रैलियां की वो अभी तक दिखी नहीं है। क्या ये भी एक बड़ा कारण आपको लग रहा है कि इसीलिए आप इस काउंट कर रहे हैं? या चूंकि वो तो दिल के करीब होना चाहिए भाई, के.सी. वेणुगोपाल जो उनकी सबसे ज्यादा राहुल गांधी के आंख नाक कान है, जनरल सेक्रेटरी। देखिए ऐसा है कि आपने जो कहा कि वही डिस्काउंट है, मतलब वह वन ऑफ द फैक्टर्स है, वह केवल वन ऑफ द फैक्टर्स है। देखिए अगर कांग्रेस पार्टी को केरल, नो डाउट कांग्रेस पार्टी, मैं अभी बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी 2-3 साल पहले अगर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी रहती केरल में, तो आज कांग्रेस पार्टी वुड बी ऑन वर्ज ऑफ मेकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट देयर, गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में रहती और गवर्नमेंट बना भी सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मतलब कि कांग्रेस पार्टी का वहां पर केरल में अगर हम देखें कि देखिए बीजेपी का जो अगर आप बात कर रहे हैं कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी अगर मजबूती से फाइट बहुत करती, मेन ऑपोजिशन पार्टी तो बनने का अभी उसके पास था स्टेमिना कि बन सकती थी। 15-20 सीट तक बीजेपी चुनाव जीत करके मेन ऑपोजिशन दूसरे नंबर की पार्टी तो बन जाती तो अपना एक के होता। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी का जो इलेक्शन जो चल रहा है उसमें तमिलनाडु में बीजेपी को ध्यान देना है, पश्चिम बंगाल उसका मेन फोकस है, असम में रिटेन करना है। तो बीजेपी का जो टोटल जो एनर्जी है, बीजेपी का जो टोटल जो फोकस पॉइंट है, दिस लाइज इन दिस स्टेट्स, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में है। और मैं आपको बताऊं कि इस क्रम में केरल इनके जो मेन जो लिस्ट है बहुत पीछे चला गया है। यह बहुत बड़ी बात, मतलब कि अगर कांग्रेस, देखिए क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर हम वहां पर बहुत मेहनत भी करेंगे तो आई मे बी द मेन ऑपोजिशन पार्टी, और वो भी शायद 10-11 सीट से ज्यादा नहीं जा पाए, मेन ऑपोजिशन भी बनते बनते चूक जाए, तो वहां पर मेन ऑपोजिशन बनने से चूक जाए। और मेन ऑपोजिशन बनने से बेटर है कि ज्यादा मजबूती से अगर हम फाइट करके असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और वेस्ट तमिलनाडु में सरकार बना लेते हैं, बनवा लेते हैं, तो ज्यादा उनको मुफीद लग रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी के प्रायोरिटी लिस्ट में केरल विल बी इन नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए छोड़ करके वही स्टेट्स में अपने आप को मजबूत करने का, पोटेंशियलिटी को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि केरल के बाहर 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में बीजेपी, एनडीए एंड बीजेपी कैन फॉर्म गवर्नमेंट इन ऑल दीज स्टेट्स। इन सभी प्रदेशों में बीजेपी सरकार बना सकती है, इंक्लूडिंग तमिलनाडु। तमिलनाडु से भी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार वहां पर एनडीए मजबूत बन के सामने में आ रही है और एनडीए वहां भी सरकार बना सकती है। पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने की स्थिति में, क्या होगा भगवान जाने। अच्छी फाइट कर रही है, सरकार बनाने के लिए फाइट कर रही है। असम में गवर्नमेंट रिटेन करेगी इसकी पूरी संभावना है, पुडुचेरी में भी सरकार गवर्नमेंट रिटेन करेगी इसकी पूरी संभावना है। बस केरल एक ये था, फिर से मैं एक बात को, अपनी बोली की बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी के पास मैक्सिमम जो पोटेंशियल था कि दैट कैन बिकम द मेन ऑपोजिशन पार्टी। तो बीजेपी ने देखा कि मेन ऑपोजिशन पार्टी अगर बहुत मेहनत करके बनते हैं तो उसके अपेक्षा फोकस 3-4 उससे बाहर करे तो हम ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो बीजेपी ज्यादा बेनिफिट वाला काम कर रही है, जो कोई करता है, कोई भी पार्टी जहाँ मेन बेनिफिट होता है वहां काम करता है, तो वही बीजेपी कर रही है। तो इससे मुझे कोई ऐसा मतलब अतिशोक्ति नहीं लग रहा है जी। हाँ, तो चलिए, अगर एक बड़ा आपने बड़ा वो कहा, हालांकि मुझे याद है आपने बिहार चुनाव के दौरान कहा था कि केरल में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन के उभरेगी। उस वक्त हम लोग बात करते थे, आपने कहा था। लेकिन तब से आज तक आपको क्या लगता है? वैसे ऐसा होता नहीं है, एक पार्टी तो सब तरफ लड़ेगी। अमित शाह तो चुनाव लड़ने की मशीन माने जाते हैं, तो वो केरल को छोड़ देंगे ऐसा मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। लेकिन आपका चूंकि ये बड़ा दिलचस्प है कि पिनरई विजयन और सोनिया गांधी, उन लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी कहानी जो है वो है। तो आप बिल्कुल, मैंने लोकसभा चुनाव के पहले मैंने स्टोरी किया था।
मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं, चूंकि मेरे पास लिंक पे दिखाऊंगा। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में मैंने लोकसभा चुनाव के पहले सेक्रेटरी स्टैंडिंग की बात की थी और मैंने कहा था कि देखिएगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, मैंने कहा था। मैं एक बात और आपको सेक्रेटरी स्टैंडिंग की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों सेक्रेटरी स्टैंडिंग है। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीतते हैं, लेकिन वह सीट खाली करते हैं वायनाड का, जबकि उनके परिवार का ज्यादा मुख्य सीट है रायबरेली। रायबरेली कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार 2019 में भी जीती थी, जब पूरे स्टेट में उत्तर प्रदेश में 80 में एक सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, उस समय भी रायबरेली सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए रायबरेली बहुत ही मुफीद सीट है। इसके बावजूद भी जब 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीतते हैं, तो इस पर हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अपने तरफ से एक पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वह वायनाड क्यों छोड़ते हैं, और मतलब कि वो वहां मतलब कि वायनाड सीट पर क्यों छोड़ करके प्रियंका गांधी को लाते हैं। क्योंकि उनको पिनराई विजयन की तरफ से एक पूरा सुरेश है कि भैया आप लोकसभा आपका रहा, विधानसभा मेरा रहेगा, लोकसभा मैंने आपको दिया, विधानसभा मैं आपसे ले लूंगा। इस आधार पर वह चुनाव हो रहा है और इस आधार पर, इस कारण से भी राहुल गांधी जी ने रायबरेली रख करके वायनाड सीट ज्यादा सेफ समझते हुए अपनी बहन को वहां से भेजा और आज उनकी बहन वहां से चुनाव आसानी से जीत करके वहां से सांसद है। मैं आपको बताऊं कि गांधी परिवार ने 3 लोकसभा चुनाव वहां से लड़ा है, वायनाड से 3 लोकसभा चुनाव अभी तक लड़ा है, और किसी भी चुनाव में सीपीएम एलडीएफ ने मजबूती से फाइट करते हुए नजर ही नहीं आया। जैसे आज विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार जितनी कमजोरी से लड़ रही है, उतनी ही कमजोरी से एलडीएफ 3 लोकसभा चुनाव में उस सीट पर, वायनाड सीट से लड़ी है। तो मतलब कि यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों में एक प्रकार का सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हो, और यह सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग पार्टी बेसिस पर नहीं है, यह परिवार बेसिस पर है। एक तरफ है पिनराई विजयन साहब का परिवार और दूसरा है सोनिया गांधी जी का परिवार। तो इस तरह से है, इसी अंडरस्टैंडिंग पर चुनाव हो रहा है। अतएव मैं बिना हिचक के बोल सकता हूं कि वहां पर तो सरकार एनडीए की बनेगी, और कांग्रेस को कितनी सीटें आती है, बीजेपी को कितनी सीटें आती है, और आईयूएमएल का क्या रोल होता है, वो तो देखने वाली बात। तो ठीक है सर, आपके साथ बात हुई, बड़ा दिलचस्प है। केरल की कहानी का ये पहला एपिसोड हम दिखा रहे हैं, कंटिन्यू हम लोग दिखाते रहेंगे अलग अलग राज्यों का, और ये 5 राज्यों के चुनाव पर हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ अभय जी परमानेंट रहेंगे, जो पूरे उसके डाटा को डिकोड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप जुड़े अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डाटा के सहारे इसको देखें कि जहां कहीं सिर्फ बातें नहीं हैं, रिकॉर्ड्स है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।